मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे सर्जन बनना है 8th स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि दादाश्री जी मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ही सेड कि सी, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो कोर है टू ट्रेन एंड टीच, यू कैन इवन ट्रेन अदर सर्जन्स। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला। तो मैंने फिर सर्जरी छोड़ के एक नया करियर चूज किया। उसके एक हफ्ते बाद एक रोल खुला है JNJ में। उस रोल का एक पार्ट रहेगा कि यू हैव टू ट्रेन अदर सर्जन्स। तो उनका स्टेटमेंट। लोग साथ में रह के रिलेशनशिप में नहीं रह पाते। आपने लॉन्ग डिस्टेंस अफेयर भी किया और लॉन्ग डिस्टेंस शादी में भी हैं आप। तो आप प्लीज लोगों को इस बारे में जागृत कीजिए। कई बार यूथ ऑल्सो दे रीच आउट कि हाउ डू आई नो कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी। यस। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि 2 साल का पीरियड है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं व्हेन यू गेट इन्फैचुएटेड। वो केमिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं आफ्टर 2 years। वो बनते नहीं है। यू शुड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स विद योर फ्रेंड्स आल्सो। दैट हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड। अपना करियर छोड़ दिया, करियर चेंज कर लिया। ठीक है, सर्जरी जा रहा था, सर्जरी छोड़ के कुछ और शुरू कर दिया। फिर एक गाइड को फॉलो कर रहे हैं। शादी की तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस चल रही है। तो एक पेरेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। करेक्ट। बाय ग्रेस एक लेवल का जो जॉय बोलते हैं वो रहता है, चाहे कुछ भी हो। नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ। हमारा जीवन और हमारे जीवन के प्रश्न, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं, पर क्या जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो सही है? अगर हमारे जीवन में हमको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वही प्लान जिंदगी बहुत सुंदर हो सकती है। सही टीचर, सही गुरु या सही मित्र मिल जाए तो जीवन सुंदर हो सकता है। आज मेरे साथ ऐसे ही असली जीवन में मार्गदर्शक जो अपने काम में, अपने फैमिली में और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोगों को सही मार्गदर्शन देने वाले डॉक्टर विनीत अग्रवाल आज के हमारे हीरो। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू विनीत जी। हम एक बहुत ही सुंदर परिवार से जुड़े हुए हैं जी, जिसकी वजह से मैं आपको जानती हूँ, हमारा मैत्री बोध परिवार। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी की आपका बचपन, आपकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो मेरा जन्म हुआ था मथुरा में और मेरी फैमिली मथुरा से ही है और 10 साल तक मैं मथुरा में था और कुछ इंसिडेंट्स हुए थे फैमिली में, उसकी वजह से पूरी फैमिली को शिफ्ट करना पड़ा मुंबई। अच्छा। तो मुंबई में मेरे फादर का बिजनेस भी है। Okay. तो मथुरा और बॉम्बे वो ट्रैवल करते रहते थे और फिर डिसीजन लिया कि सब बॉम्बे शिफ्ट होंगे। तो 1996 में मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ और जो पहला चैलेंज मेरे सामने था उस टाइम, तो मेरे भाई भी है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन भी है। जी। तो उनका एडमिशन हो गया स्कूल में, स्कूल और कॉलेज में जी। मेरा नहीं हुआ। तो मैं जस्ट आई थिंक जून में आया था, तो उस टाइम मोस्टली सब एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। तो हम अलग अलग, मैं और मेरे पापा अलग अलग स्कूल जाते थे एडमिशन के लिए, ढूंढने के लिए। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त 13। अच्छा। तो हम शिफ्ट कर रहे थे, जा रहे थे। तो एक स्कूल में एडमिशन हुआ, मैं एक दिन गया, मुझे अच्छा लगा नहीं। फिर फाइनली एक लास्ट स्कूल बचा था, तो उसका नाम कैंपियन स्कूल जो साउथ बॉम्बे में है। तो वहाँ पे थिंक 5 सीट थे और 26 एप्लीकेशंस थे। उस 5 में से आई थिंक 2 ऑलरेडी रिजर्व थे फॉर क्रिश्चियंस, स्पेशल कोटा। हाँ। और फिर 3 ओपन सीट बचे थे जी। तो फिर मेरे लास्ट होप वही था। तो मैंने फिर, मेरी बहन ने मुझे सिखाया, पढ़ाया, जो भी एग्जाम का तैयारी था। तो एग्जाम दिया, फिर फॉर्चुनेटली वो लास्ट स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। क्या बात है। तो मेरा ईयर वेस्ट नहीं हुआ। तो जून में आपको एडमिशन मिल गया? हाँ, जून में मिल गया। तो दैट वाज
मेरे लिए तो एक मिरेकल ही है। It is impossible. मैंने 2 बच्चों का एडमिशन लिया है, मुझे पता है। जून में इट इज कैंसिल। जी। तो वो हो गया, फिर शुरू हो गया स्कूल। और फिर नेक्स्ट चैलेंज आया मेरे पास। तो मैं नॉर्थ से हूँ, तो इंग्लिश तो मैं वहाँ पे भी ICSE स्कूल में था। अच्छा। पर यहाँ पे ICSE स्कूल, पर वहाँ पे इंग्लिश हम इतना बोलते नहीं नॉर्थ में, तो हिंदी ही बोलते हैं। राइट। तो जब मैं बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में मैंने स्कूल में ज्वाइन किया, तो जो क्राउड है तो आप जानते हैं कैसे ज्वाइन होता है। वेरी फैंसी। तो फर्स्ट चैलेंज, मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो वो इंटरैक्ट करने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर ओवर द इयर्स फिर मैंने एक वो बोलते हैं कि डिसीजन या फिर एक कमिटमेंट कि जब तक स्कूल खत्म होगा मुझे इंग्लिश सीखनी, आनी चाहिए। तो मैंने बहुत पढ़ाई की, और फिर एंड में 10th में मुझे 94% मिला इंग्लिश में। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्या बात है, 94 लैंग्वेज। अपने बारे में बोस्ट कर रहा हूँ, बट सो इस तरह से मेरा जर्नी चल रहा था। और मुझे डिस्टिंक्टली याद है एक दिन स्कूल में, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। तो उस टाइम मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे सर्जन बनना है। 8th स्टैंडर्ड में? कौन डिसाइड करता है 8th स्टैंडर्ड में? नहीं, तो मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, अच्छा, तो उसमें बहुत डॉक्टर्स हैं। अच्छा, जो नॉर्थ में, दिल्ली में, यहाँ पे। तो जब मैं ग्रो कर रहा था, तो आई वाज सराउंडेड विद। हाँ, मैं एक्चुअली वही पूछ रही थी कि आपने सीधा जंप मारा बॉम्बे, बट मथुरा में, जो मथुरा एक तो कृष्ण की जन्मभूमि, राइट? Am I right? Yes, yes. And आपका वहां पर जन्म, तो वाह। और मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मुझे, मेरे लिए स्पेशल हो गया। तो जो जन्म से जो 13 साल की जो जर्नी थी, वहां पर कुछ खास मेमोरेबल मोमेंट? सो जैसे एडमिशन का मैंने बताया, वो एडमिशन का था। जी, बॉम्बे में। हाँ। उसके अलावा जो परेशानियां मैं फेस करता था, तो जो उसका, तो मैंने अच्छा ही बताया, तो उसका दूसरा जो इफेक्ट था, मैं बहुत रिजर्व्ड हो गया। जी। तो जो भी मैंने स्कूल में फेस किया यहाँ पे बॉम्बे में, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं नेचर वाइज भी रिजर्व्ड ही हूँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तो और वो थोड़ा डेवलप होता गया। तो आई वाज विद माई सेल्फ। मेरे फ्रेंड्स हमेशा कम ही रहते हैं, तो सिलेक्टेड फ्रेंड्स ही रहते हैं। तो वो भी कुछ मेमोरीज हैं। पर एक मेमोरी है कि हमेशा एक लाइफ में प्रेम रहा है, किसी ना किसी के थ्रू। अच्छा। तो प्रेम इन अ सेंस, फ्रॉम पीपल, लव। अच्छा। हाँ, कि प्रेम मिलता रहता है, चैलेंज कुछ भी हो, पर प्रेम मिलता रहता है। अच्छा। तो मैं यंगेस्ट हूँ अपने फैमिली में। हाँ। आप कितने भाई बहन हैं? एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन है। अच्छा। तो जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो मेरी बुआ है, उनसे भी बहुत प्रेम मिलता है। तो वो एक हमेशा सपोर्ट रहा है, कि चाहे कुछ भी चैलेंज हो, वो एक प्रेम रहता है आपके साथ। तो वो मेरे नोटेबल जो मेमोरीज हैं, जो याद हैं मुझे स्कूल के टाइम। आपके फादर भी डॉक्टर हैं? नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। अच्छा। मदर? मदर इज हाउसवाइफ। अच्छा। नहीं, आपने बोला कि आपकी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, तो मेरी बुआ के साइड और उनके साइड, तो एक RG स्टोन एक हॉस्पिटल का चेन है। हाँ, वेरी फेमस है। तो माय बुआ साइड, उनका दे यूज्ड टू ओन इट। अच्छा। ओके। So there was nothing in childhood, from the time you born till 13, there was which any memory, ऐसा specific memory आपको कोई ऐसी याद नहीं है, या ऐसा normally था बचपन? It was regular childhood. हाँ, whatever kids जो they go through, it was more or less that. Okay. And बॉम्बे में आने के बाद में आपके जीवन में सारी challenges शुरू हुए। अच्छा। हाँ। And so I decided to, because I was growing up in influence of people who are doctors, और मुझे एक और चीज जो रियलाइज हुआ अपने बारे में, कि आई एम गुड विद माई हैंड्स। तो अगर मैं कुछ बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, कि वो कुछ तोड़ के बनाते हैं, करते रहते हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग। तो मुझे वो पसंद था, और इट वाज गुड। मेरे हाथ स्टेबल होते थे। तो फिर मैंने बेसिकली आपके अंदर बहुत पेशेंस है। वो डेवलप हुआ धीरे धीरे। और तो उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, थोड़ी बहुत बुद्धि भी है, थोड़ी बहुत, तो हाथ भी अच्छे हैं, तो जो बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है वो है सर्जरी। तो 8 में डिसाइड किया कि सर्जरी करते हैं।
तो बच्चों में होता है ना कि एक कभी 5th स्टैंडर्ड में बोलेंगे पायलट बनना है, कभी बोलेंगे डिटेक्टिव बनना है, शिफ्ट होता रहता है 10th 12th तक तो पूरा शिफ्ट हो जाता है। करेक्ट। बट 8th के बाद वो शायद फिक्स हो गया कि 8th में कुछ डिसीजन आया कि ये करना है, तो देन आई डिसाइडेड। ओके, अब वो सही था गलत था मुझे पता नहीं, पर डिसीजन हो गया। तो उसके बाद फिर मेरा लाइफ ऐसे ही चला कि फिर मेरा 10th हुआ, 12th हुआ, फिर एडमिशन मिला MBBS में, फिर सर्जरी की डिग्री, तो बन गया फिर सर्जन। ओह, that is that persistent completely. करेक्ट। ओह नाइस, मतलब आपने जो सोचा 8th स्टैंडर्ड में वो आपने पूरा मैनिफेस्ट करके उसको रियल लाइफ में लेकर आ गए आप। यस, नाइस। आप हिंदुजा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे ना? करेक्ट, हाँ, है ना, जो माहिम में, पेडी हिंदुजा माहिम में जो है, वहां पर आप प्रैक्टिस करते थे जी। तो यू वांटेड टू बिकम सर्जन, तो आप सर्जन बन गए। एक्चुअली सर्जन मतलब आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी या कुछ उसके अंदर? डिग्री के लिए भी आपको हॉस्पिटल में 3 साल काम करना पड़ता है, इंटर्नशिप। हाँ, उसके बाद डिग्री आने के बाद मैंने 1 साल और हॉस्पिटल में काम किया, नॉट इंडिपेंडेंटली, हम विद अदर सर्जन्स जो अदर सीनियर्स रहते हैं उनके साथ काम करते हैं। अच्छा। तो आई वर्कड 1 ईयर और फिर मेरी लाइफ में कुछ चेंज आया कि मुझे एक करियर चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिला। अच्छा। तो मैंने फिर सर्जरी छोड़ के एक नया करियर चूज किया। इस मतलब ऐसे कैसे आपको करियर चेंज करने की अपॉर्चुनिटी, मतलब आप डॉक्टर हो, आप सर्जन का प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऑब्वियसली जब आपने डिग्री हासिल कर ली है तो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप सर्जन ही बनेंगे। हाँ। तो उसके बीच में ये शिफ्ट कैसे आया, किसकी वजह से? तो काफी इंसिडेंट्स हुए। तो जो 3 साल मैं हिंदुजा में था, जब मेरी ट्रेनिंग चालू थी, तो कई चीजें वहां पे हुई, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जी। तो एक सर्जन है, उन्होंने ज्वाइन किया हिंदुजा हॉस्पिटल, एक बहुत ही फेमस थोरैसिक सर्जन है जो लंग्स की सर्जरी करते हैं। okay. और उनके साथ मेरी पहचान और मेरा जो रिलेशनशिप बढ़ गया अच्छे से। एंड वो उस टाइम कंसल्टेंट थे एक कंपनी के लिए जो जॉनसन एंड जॉनसन। अच्छा अच्छा, ओके। तो ही यूज्ड टू एडवाइज देम अबाउट सर्जरीज, अबाउट द प्रोडक्ट्स, गिव देम गाइडेंस। और जब वो मुझसे बात करते थे तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि सर्जरी के बाहर भी ऐसे जॉब्स होते हैं। अच्छा। कि आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। पर उस टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे था नहीं, मैं सर्जरी करना चाहता था। तो फिर उसके साथ मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी चल रहा था। हाँ। तो जो मैंने शुरू किया था जब मैं 23 इयर्स का था, तो उसके साथ भी डेवलपमेंट्स हुए कि अपने बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करना, जानना कि सच में आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या होना चाहिए, कैसे लाइफ को जीना है। और यस, आप सॉरी, आप जो स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, आपने करियर शिफ्ट किया, ये स्पिरिचुअलिटी आपने लाइक स्वयं प्रेरित है या किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से, या ऐसी कोई सिचुएशन आई आपके जीवन में कि आपने मतलब यूथ ज्यादा करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता नहीं है, और उस जमाने में तो मतलब बहुत मुश्किल ही है जिस तरीके का, मतलब एक टाइम था। आज की जो जनरेशन है वो अलग है, पर आप मुझे बोलोगे 10 साल पहले की जो जनरेशन थी वो अलग थी। करेक्ट। तो आपके दिमाग में वो स्पिरिचुअलिटी का टर्न कैसे आया? तो मेरे एक फ्रेंड है, तो जब व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड, तो उस टाइम शी वेंट फॉर अ कोर्स कॉल्ड विपश्यना, तो जो इगतपुरी में होता है। जी। तो मुझे पता भी नहीं था सबके बारे में। अच्छा। कि ऐसे क्या होता है आध्यात्मिकता, और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह। तो वो करके आई और उसके बाद उसने शेयर किया कि विपश्यना में क्या होता है। तो उसने पूरा डिस्क्राइब किया किस तरह से सिखाते हैं ध्यान, क्या क्या उनका जो फिलॉसफी है, टीचिंग है। तो मेरी लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज नहीं चल रहे थे उस टाइम। तो मोस्टली लोगों की लाइफ में कुछ एडवर्सिटी आता है, कुछ डिफिकल्टी आता है, तो फिर वो शिफ्ट कर देते हैं। जी। तो मुझे खाली नेचुरली एक्सप्लोर करना था कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड, हाँ, कि अच्छा। क्या है। अच्छा। तो फिर मैंने साइन अप किया, गया भी। और वो 10 दिन का कोर्स होता है। उसके बाद काफी चीजें नई सीखी मैंने। अच्छा, कि 10 दिन विपासना, मतलब आप 10 दिन चुप रहना। हाँ, करेक्ट। एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग। मैंने किया हुआ है, इसके लिए मुझे पता है। एंड लॉट गोज ऑन, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। हाँ। तो मेरे चुप रहना आसान था, बाकी सब मुश्किल होता है। अच्छा। जो बैठना होता है, जो दर्द होता है पूरे बॉडी में, हर जॉइंट में दर्द होता है जब आप बैठते हैं साधना के लिए।
तो एक्सपीरियंस अच्छा था, तो काफ़ी चीज़ें नई सीखी। एक रियलाइजेशन की कुछ और है, खाली जो आप भौतिक जिंदगी देखते हैं वैसा नहीं, उसके आगे भी कुछ है। तो फिर मैंने 4 बार किया वो। तो एवरी ईयर आई वेंट एंड उसके साथ बढ़ता गया अंडरस्टैंडिंग। और फिर एक पॉइंट आया कि अगेन हिंदू जैसे रिलेटेड एक्सपीरियंस। तो one day I was just happened to talk to someone. अच्छा. And उन्होंने बताया कि we just got talking and the topic of spirituality came up. अच्छा. शुरू हो गया ऐसे. हाँ. तो उन्होंने बोला कि अरे आपको यहाँ करजत जाना चाहिए. अच्छा. करजत में एक गुरु हैं जो सेशन लेते हैं 2 दिन का. अच्छा. आप जाके वो एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस कीजिए. तो ठीक है. तो मैं उस स्टेज में था कि I was open to explore. ट्राई करने में क्या जाता है. तो कभी भी क्या होता है कि लोग ब्लॉक हो जाते हैं कि एक पाथ चूज कर लिया है तो अभी कैसे शिफ्ट करेंगे, यही करना है. तो फॉर्चुनेटली थोड़ा ओपन था कि चलो एक्सप्लोर करके आते हैं. एंड दैट वाज व्हेन आई मेट मैत्रेय दादाश्री जी, जो मेरे करंट मेंटर हैं, मेरे गाइड हैं. अच्छा. तो उनके साथ जर्नी शुरू हुआ 2013 में जी. एंड उसके साथ फिर अलग एक ग्रोथ अनुभव हुई. तो मेरा जो एक लर्निंग था, अभी सब कनेक्ट होगा धीरे धीरे कि क्या कि करियर चेंज कैसे हुआ. जी मैं वहां पर जाऊंगी वापस. मैं इसके लिए यहाँ पर लेकर आई ताकि मैं भी समझूं. हाँ जी. तो विपश्यना में जो मेरा लर्निंग था जी कि वहाँ पे ज्ञान बहुत है जी. तो आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल जाएगा वहाँ पे. सेवा भी है, कर्म भी है जी, पर वहाँ पे भक्ति नहीं है. तो जो सिखाते हैं तो कोई है नहीं जिसके प्रति आप वो भक्ति अनुभव कर सकते हैं, जो डिवोशन है. वो सेल्फ, पूरा सेल्फ है, पूरा इंटरनल. करेक्ट. तो जब मैं दादाश्री जी से मिला तो कुछ समय उनके साथ बिताया, उनसे इंटरेक्शन बढ़ा, तो वो जो भाव है ऑटोमेटिकली वो ग्रो होना शुरू हो गया कि कोई तो है जिसके प्रति आप भक्ति अनुभव कर सकते हैं. और उससे एक दूसरा डिमेंशन ही खुल जाता है आपका, जो स्पिरिचुअलिटी का है. और जो आपको शक्ति चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो उस भक्ति से आती है. और फिर आपको आगे बढ़ने में, ड्राइव करने में हेल्प करता है जी. तो मेरे लिए वो मिसिंग एक पॉइंट था जो रियलाइज हुआ मुझे कि ये मिसिंग था मेरी जो जर्नी है. तो वो भक्ति का एक एस्पेक्ट आया. दूसरा जो हुआ इंटरेक्शंस के थ्रू, कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि दादाश्री जी मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं. अच्छा, ओके. तो जो भी मैं अपने बारे में जानता हूँ उससे ज़्यादा वो मेरे बारे में जानते हैं. ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में इसकी वजह से? आप सिंस यू आर अ डॉक्टर, तो नेचुरली आप वो लॉजिस्टिक माइंड लगाओगे, इंटेलेक्चुअल माइंड लगाओगे, ये क्यों वो क्यों डाइसेक्ट करोगे. करेक्ट. और फिर समझे, उसके बाद में समझने के बाद ही आप एक्शन लोगे. करेक्ट. तो ऐसा क्या हुआ? तो जब मैंने ज्वाइन किया था मैत्री बोध परिवार उस टाइम, तो इमीडिएटली हमारे सेशन के बाद जो बोध एक सेशन होता है जी, हमने एक यूथ विंग शुरू किया जो YGPT नाम है उसका. तो कुछ मेंबर्स जो यूथ थे उन्होंने कलेक्ट होके वो ज्वाइन किया जी. और उसमें एक टास्क फिर उन्होंने मुझे दिया कि आप एक गोल सेटिंग का मॉड्यूल बनाइए और आप उसको डिलीवर करिए जाके कॉलेजेस में. तो मैंने बोला, मैंने ना तो कभी ऐसा मॉड्यूल प्रिपेयर किया है और ना ही जाके पब्लिक में या प्लेटफॉर्म पे जाके ऐसा कुछ सेशन डिलीवर किया है. बट डिसाइड नहीं, आपके पास नेचुरल पोटेंशियल है, आप जाके करेंगे. ठीक है, एक्सप्लोर करने में क्या जाता है. तो फिर बनाया धीरे धीरे मॉड्यूल. तो उसको भी टाइम लगा, थोड़ा समय लगा बनाने में. कोई बात नहीं. और तो मॉड्यूल बनने के बाद पहली बार फिर डिलीवर किया. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो कनेक्टेड थे. तो जब पहली बार डिलीवर किया एक कॉलेज के लिए, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उस ऑडियंस में, उन्होंने बोला कि इट फेल्ट लाइक यू हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. इट डिडंट फील लाइक natural. लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर डिलीवरिंग a training or a module. So that was one of my first, I would say, notable experience कि he knows more about me than I know about myself. अच्छा. वैसे कई चीजें मेरे बारे में हैं जो वो जानते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं उसको और
निखारने के लिए और उभारने के लिए, बाहर निकालने के लिए। हीरे को तराशना पड़ता है। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट है ये। एवरीबडी इज अ डायमंड, एवरीबडी इज यूनिक। हर एक ही इंसान नहीं हो सकता है। कोई रूबी है, कोई टोपैज है, कोई पुखराज है, यू नो, कोई एमरल्ड है। एवरीबडी इज डिफरेंट और उसको निखारना पड़ता है। करेक्ट। अगर निखारने वाला सही मिल जाए तो फिर जिंदगी बहुत ही सुंदर और महंगी हो जाती है, प्रेशियस हो जाती है। हाँ, तो सो देन दैट वाज वेरी एक डिस्टिंक्ट मेमोरी कि वो मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं मुझसे, जी राइट। तो एक नेचुरल एक फेथ बनता है कि यस ही इज जेन्युइनली देयर टू हेल्प मी। वो एक जेन्युइनली मुझे गाइड करना चाहते हैं, मुझे मेरी ग्रोथ के लिए मुझे हेल्प करना चाहते हैं। तो एक थोड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव, अंडरस्टैंडिंग। What was your age at that time this thing happened when? I would be around 28 I think. अच्छा, 27 28। हाँ, ओके। तो 23 शुरू किया था, 4 साल विपश्यना, फिर उसके बाद ये शुरू हो गया था। ओके। तो देन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मोर। तो एक होता ना, शुरू में ब्लॉक होता है एज अ लॉजिकल माइंड भी कि क्या है, क्यों किसी को फॉलो करना है, क्यों किसी से गाइडेंस लेना है। तो वो सेटल होना शुरू हो गया कि एटलीस्ट सी आपके लाइफ में अगर कोई भी आप लाइफ में आता है, आप जानते हैं कि वो आपसे ज्यादा जानते हैं और आपको हेल्प करने के लिए है, तो इट इज फूलिश नॉट टू फॉलो दैट पर्सन। यस, यू लुक अप टू दैट पर्सन। आपको जानना होता है। हाँ. अगर आपका बेस्ट पार्ट उनकी वजह से निकल रहा है तो फिर आप उनसे प्यार करने लगते हो, आप उनको ज्यादा उनसे बात करना, उनके लाइक ऑरा में रहना आपको पसंद होता है। करेक्ट। हाँ. एंड एक और जो एस्पेक्ट है कि उनके साथ मुझे कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कि वो समझते थे कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर भावनाएं क्या हैं, मेरे सोच विचार कैसे हैं, मैं किस तरह से काम करता हूँ, तो वो सब ऑलरेडी जानते हैं। तो उसको माइंड में रख के मुझे वो गाइडेंस देते थे। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते गए फिर, और फिर एक पॉइंट आया, एक इंटरेक्शन हुआ उनके साथ। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था कि अपने बारे में और जानने के लिए, राइट। तो ऑलरेडी ये जान चुका हूँ कि मेरे बारे में और मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो क्यों ना जितना जान सकता हूँ उतने। लालच आती है अंदर से, वो ग्रीड होता है कि मुझे और जानना है अपने बारे में। हाँ, तो जितना पूछ सकता हूँ उतना पूछ सकता है। 100%। तो जब मैं उनसे मिला तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं उस टाइम सर्जरी कर रहा था, अभी वापस बैक टू सर्जरी। तो सर्जरी कर रहा था और सर्जरी खत्म होने वाला था मेरा कोर्स, और मैं चाहता था प्लास्टिक सर्जन बनना। और मेरा इंटरेस्ट भी था, पढ़ाई भी शुरू कर दी थी थोड़ी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ये करना चाहता हूँ प्लास्टिक सर्जरी आगे, तो क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मुझे बहुत चैलेंजेस फेस होंगे। तो ही सेड यू कैन do this if you want, but you are not meant to be a doctor. Your role is, or your purpose is to train and guide. So if you are able to focus on that, then it'll be good. तो वो बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, राइट। तो इमेजिन करिए किसी ने 10 साल पढ़ाई की है, पूरा उसमें इन्वेस्ट किया है, करेक्ट, और उसके बाद आपको अगर कोई बताता है कि नहीं ये नहीं करना था, आपको कुछ और करना था, तो पूरा वो शैटर हो जाता है पूरा वर्ल्ड, और रिक्रिएट करना पड़ता है नया वर्ल्ड। करेक्ट। तो मेरे शॉकिंग था। प्लस तो जब मैं उस मीटिंग से बाहर आया तो मुझे थोड़ा टाइम लगा कि डाइजेस्ट करने के लिए। पर उस टाइम फॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि मेरे पास इतने अनुभव हो चुके थे ये कंसिडर करने के लिए कि वो जो बोल रहे हैं इसमें कुछ तो है। करेक्ट, राइट। ऐसे ही नहीं बोलेंगे वो। करेक्ट। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी मेरा डिग्री चल रहा है, वैसे भी कोर्स खत्म हो जाएगा, एग्जाम्स वगैरह हैं, मेरे पास समय है एक्सप्लोर करने के लिए कि अगर मैं सर्जरी नहीं करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। मैंने सोचा MBA करूँ, या फिर कुछ बायो डिजाइनिंग का कोर्स होता है, या फिर कुछ और एक्सप्लोर करना है, कुछ और पढ़ाई करनी है। वो कुछ समझा नहीं। 1.5 साल वो चला गया एक्सप्लोर करने में। उस टाइम मेरा एग्जाम भी चल रहे थे, मतलब जो स्टडीज कंप्लीट करनी होती है डिग्री के लिए, तो वो भी चल रहा था। तो ये साथ चल रहा था। फिर एक पॉइंट आया कि मेरा एग्जाम खत्म हो गया था, रिजल्ट आने वाला था, और वापस उनसे एक इंटरेक्शन का मुझे मौका मिला। तो उनको मैंने बोला कि मेरे रिजल्ट आने वाला है, मुझे पता नहीं मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, पर शायद मैं पास हूँ या फेल हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या करना है।
कंफ्यूज्ड, फुल एजुकेशन लेकिन राह नहीं दिख रही है, अनक्लियर अबाउट इट। तो उसके बाद ही सेड कि सी, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो कोर है टू ट्रेन एंड टीच, यू कैन इवन ट्रेन अदर सर्जन्स। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला। तो अगेन मेरे माइंड में शॉक हो गया कि मैं अभी बना हूँ सर्जन, तो मैं कैसे और सर्जन्स को ट्रेन कर सकता हूँ, मैं भी इतना केपेबल भी नहीं हूँ। करेक्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने बोला है तो इट समथिंग विल हैपन। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया, आई क्लियर्ड, डिग्री आ गया। फिर उसके एक हफ्ते बाद जिस सर्जन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो लंग सर्जन है, जी, तो उनका फोन आया जी। तो उन्होंने बोला कि यू डिडंट टेल मी, आपने बताया नहीं, यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम एंड एक रोल खुला है JNJ में, और उस रोल का एक पार्ट रहेगा कि यू हैव टू ट्रेन अदर सर्जन्स। तो उनका स्टेटमेंट। तो देन अगेन इट इज स्टूपिड, राइट? अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे, करेक्ट, कि दो जगह से सेम इन्फॉर्मेशन आ रहा है, राइट? सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपका ये रास्ता है, यहाँ जाओ। करेक्ट। सो देन मैंने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किया, एप्लीकेशन सबमिट किया, एंड देन आई गॉट थ्रू एंड आई स्टार्टेड। फिर बाद में मेरे जो बॉस थे जो जॉनसन एंड जॉनसन में, तो कुछ टाइम बाद उन्होंने बताया कि करीब 25 एप्लीकेंट थे, और सारे वॉश आउट हो गए फॉर सम रीजन और द अदर। किसी को ट्रैवलिंग रोल नहीं चाहिए था, किसी को शिफ्ट नहीं करना था, किसी को कुछ था, बट समहाउ योर्स गॉट थ्रू। तो ना स्टार्टेड, तो फिर ज्वाइन किया, तो फिर और उस रोल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू लर्न कि ट्रेन कैसे करते हैं, बिकॉज मेरा रोल ही वही था। तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग मोर एज अ ट्रेनर, एज अ गाइड, समवन हु डिजाइन्स वर्कशॉप्स। तो बहुत सीखने को मिला और बहुत इजी भी था। तो अगर आप इमेजिन करिए, अगर कोई हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से, जैसे हॉस्पिटल काम करता है, यू गो टू कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, yeah, it's very different, it's different, yeah, but you are doing the same thing in a corporate environment. जो आपको जो पसंद है, जो आपको सर्जरी वगैरह पसंद है, मतलब बेसिकली हम कुछ भी करते हैं, जैसे हम आर्टिस्ट हैं, हम एक्टिंग करने से पहले हमारे पास जब सीन आता है, तो हम पहले दिमाग में उसको प्ले करके, एनालाइज करके ऑलरेडी देख चुके होते हैं। करेक्ट। विजन सब कुछ हो चुका होता है, फिर जाके जब हमको बोलते हैं तो हम उसको इनैक्ट करते हैं। तो जैसे आपको सर्जरी पसंद है और आपको पूरी एनाटॉमी पता है, सिस्टम पता है क्या है, कैसे करना है, तो यू नो दी एक्चुअल एक्शंस। और जब आपके पास कोई आएगा, तो अगर आपके पास में बॉडी नहीं है, फिर भी यू हैव द आइडिया व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो वो भी एक बहुत की इम्पोर्टेंट काम है। करेक्ट। तो मेरा जो बैकग्राउंड था, उसकी दैट वाज अ बिग डिसाइडिंग फैक्टर इन द जॉब ऑल्सो। तो अगर आई गॉट अ जॉब इन JNJ, तो इट वाज बिकॉज मेरा जो डोमेन एक्सपर्टीज है, कि मैं जानता हूँ सर्जरी के बारे में, तो मैं वो वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उस रोल में, कि सर्जन्स को समझता हूँ, सर्जन्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो कैसे सीखते हैं, करेक्ट, उनके लिए कैसे डिजाइन करना है, तो वो सब फिर यूज हो जाता है, ऑल दैट नॉलेज। तो फिर दैट रोल आई डिड फॉर 6 years, तो 6 साल। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि आपने सिर्फ स्टडी की, बच्चे एक्चुअली स्टडी करते हैं और स्टडीज में इतना ध्यान नहीं देते हैं। बुक्स आप पढ़ते हो, राइट? बहुत सारा। और मतलब आपके दिमाग में इस तरीके का कुछ यूनिकनेस है कि बुक पढ़ने के बाद विदाउट डूइंग द सर्जरी आपको इतना नॉलेज है कि जो ऑलरेडी सर्जरी कर रहे हैं उनको आप सिखा रहे हो। नहीं, तो उनको सर्जरी, आप बता रहे हो। हाँ, सर्जरी मैंने भी की है। अच्छा, मैं वही सोच रही हूँ। तो जब हमारा ट्रेनिंग रहता है, 3 साल का जो सर्जिकल रेजिडेंसी का ट्रेनिंग रहता है, तो उसमें हम सर्जरीज करते हैं, जो सीनियर्स रहते हैं उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। उनके साथ सीखते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि इंडिपेंडेंटली भी हम एज अ लीड सर्जन भी ऑपरेट करते हैं। ओके। और जिस हॉस्पिटल में था, हिंदुजा में, तो फॉर्चुनेटली उसमें सब डिपार्टमेंट्स हैं। जनरल सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, आपको थोरेसिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी जो बच्चों का है। तो फिर हमारा रोटेशन होता है, तो कुछ महीने हर डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, शिफ्ट होते रहते हो। तो फिर हम हर सर्जरी के बारे में जानते हैं और उसमें फिर हमें सीखने को भी मिलता है। और फिर जो 1 साल मैंने जो प्रैक्टिस किया था, दैट ऑल्सो एज अ रेजिडेंट विद अदर सर्जन्स, तो वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ।
तो उससे एज अ वैरायटी ऑफ सर्जरीज आई वाज एबल टू गेट अ एक्सपीरियंस कि क्या क्या होता है, कैसे सर्जरी होती है, क्या चैलेंजेस हैं. एंड उसकी वजह से आई वाज एबल टू even guide in the role of Johnson and Johnson. Correct. And the other thing which happened कि I learned a lot when I was in Johnson and Johnson also. Oh, nice. तो उस रोल में तो J&J is like number one obviously, in company. Obviously. तो उनका इंटरेक्शन खाली टॉप सर्जन से होता है, राइट, अक्रॉस इंडिया. Yes. तो I got an opportunity to go and visit and interact with the top surgeons in India. Okay. And attend their surgeries and watch how they use their techniques. Okay. तो उससे मेरा और learning It became बढ़ता like गया. skillful, sharpened. हाँ. So I know कि how different surgeons operate, अलग-अलग techniques क्या use करते हैं, किनको कैसा devices पसंद है. तो थोड़ा वो सब knowledge बहुत मिलता है आपको. And then all that I was able to use in the trainings and everything. Okay. Yeah. I wanted to know that कि आपने plastic surgery mention किया था, right? Just few days back I have taken like I happened to have podcast with Dr. Vijay Sharma, who is a great cosmetic surgeon. और मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा था प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, तो तब उन्होंने बोला था कि प्लास्टिक का पी भी नहीं यूज होता है कॉस्मेटिक सर्जरी में, फिर भी इट इज प्लास्टिक सर्जरी. और आप उस चीज को, वो प्लास्टिक जो है वर्ड, उसको थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे, थोड़ा सा. करेक्ट. हाँ. So yeah, he is correct. प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, सिलिकॉन यूज करते हैं जी. बट प्लास्टिक का एक डेफिनेशन है, तो मेडिकल डेफिनेशन है टू मोल्ड, टू शेप. ओके. तो प्लास्टिक सर्जरी मतलब आप टिश्यूज को रीअरेंज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं जी, टू रीच अ सर्टेन रिजल्ट. ओके. तो दो तरह के होते हैं प्लास्टिक सर्जरी. एक होता है कॉस्मेटिक जो सब जानते हैं उसके बारे में. दूसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी. तो कई बार कैंसर केस होते हैं तो आप कुछ जो टिश्यू निकालते हैं उसको रिप्लेस करना होता है. तो बॉडी के कहीं और पार्ट से आप वो टिश्यू लेके वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, या आसपास टिश्यू होता है उसको मूव करके आप वहाँ पे लेके जाते हैं. तो ये सब मूवमेंट टिश्यू को अदला बदली करना, तो इसका मतलब होता है प्लास्टिसिटी. तो इसलिए इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी है. अच्छा. ओके. सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट जो नॉर्मल लाइक मंडेन जनता को नहीं पता होगा कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं सारे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और जितने भी अदर डिसीजेस होती हैं उसमें बहुत सारा इधर से उधर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. करेक्ट. तो वहाँ पर ये प्लास्टिक सर्जरी काम आती है. ओके. So that's a great line of work you are doing. So when was the time that this shift you were talking about, कि आपने ये जॉनसन एंड जॉनसन में शिफ्ट किया जी, उसके बाद क्या आपने इस जॉब को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू किया एज अ मेंटोर यू वर कंटिन्यूइंग, राइट? यू वर गाइडिंग पीपल, आप मार्गदर्शन दे रहे थे, राइट? सो दिस कंटिन्यूटी इट वाज देयर और इट चेंज्ड? या सो मेरा जो पर्पस मुझे बताया गया था, तो मेरा लाइफ ऐसे ही चल रहा है जी. तो किसी ना किसी रूप में आई एम देयर इन अ रोल कि जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ जी. तो आई वाज विद J&J. अच्छा. तो J&J तो एक मेरे लाइफ में एक पॉइंट आया कि आई हैड टू गो टू US. तो माय वाइफ स्टेज इन US. ओके. तो वी हैव बीन इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर लाइक 10 plus years. My God. Then after marriage also it's been long distance, so we keep traveling. Acha. And last year I decided, last year, that I want to go to US and spend some time. Right? It's been so many years we have not really spent so much time together. Right? So in 2022 I decided that I'll shift to US. Then I informed, right? So I think in March I decided of 22 that I want to go. Then in June I told the company that I'm going to exit in December. Okay. Right? I want to go to US. Okay. Now either you help me find a new job in US, get me a transfer, or I'll have to resign from here. They're very nice. They're very helpful. So I went for a trip to US also. I met people in the headquarters. There were some discussions. Then I came back in September of 2022, and the MD, he called
our team, the team that I am part of, the education team. And he said there are some changes happening in the organization, and for now this whole team is being laid off. And because there is a layoff, there will be the path of severance. So they have to give you like a severance package. Okay. And then they said you also have an option that after dissolving, so technically they had to dissolve those roles, and then they were going to relaunch those roles, and then there will be applications. They said we would like, if possible for you, if you have not decided to like shift, we would like to have you and apply back to one of the roles. But I already decided. So for me, it kind of worked, right? So I was anyways exiting. Blessing in disguise. Yeah, it was a blessing. So I anyways had to go. I wanted to go to US, spend some time. तो आपको ब्रेक भी मिल गया और काम भी मिल गया. And I got enough sustenance. So then majority of 2023 then I was in US. अच्छा. And फिर मैं वापस आ गया, I think end of 2023. और फिर मेरे नेक्स्ट था कि अभी क्या करना है, right? Because कुछ तो करना है. So then I had a choice, या तो वापस कुछ जॉब ज्वाइन करो, राइट, और या फिर आई थॉट कि खुद कुछ कर सकते हैं क्या. करेक्ट. सो देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन कंपनी. तो आई एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी एट द एंड ऑफ 2023, एंड आई नाउ डू वर्क एज अ कंसल्टेंट ट्रेनर. Okay. So whichever companies, medical device companies or pharma companies, they need training of their sales team. So I provide that service to them. So that has been going on from end of 23 and now till present moment. I just wanted to know, how did you meet your wife? In Hinduja. So again, so lot of things happened. Hinduja is like the hub for your life, like correct. Center point. Yes. So 3 years of Hinduja, like a lot of things happened there, right? So I met my connection to the professional life. Yes. To spiritual life. Connection to spiritual life and connection to personal life. To love life. Correct. Everything happened in Hinduja. Okay. So she was working, she was like studying with you? She came for a brief amount of time. Okay. तो वो आई थी, एक ब्रेक होता है हमारा कि एक MBBS खत्म हो के फिर नेक्स्ट जो डिग्री करना होता है, तो उसके लिए भी स्टडीज होते हैं. करेक्ट. एंड उनको US में जाना था पढ़ाई के लिए, नेक्स्ट पढ़ाई के लिए. अच्छा. तो वो एग्जाम दे रही थी और बीच में गैप होता है, तो शी वाज डूइंग जॉब इन हिंदुजा ऑल्सो इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो फिर वहाँ पे मुलाकात हुई, एंड देन वी स्टार्टेड टू कनेक्ट. एंड फिर उसके बाद आई थिंक 1 साल या 1.5 साल वो थे इंडिया. देन शी गॉट अ पोजीशन इन US. तो उनका जो पढ़ाई था नेक्स्ट, सो शी शिफ्टेड देयर. सो बट वी कंटिन्यूड टू स्टे इन टच. तो फिर 10 साल ऐसे ही चला. ये भी एक थिंग है, लाइक ये ना लोगों के लिए सीखने वाली बात है. मैं सच में जो बोल रही हूँ, लोग साथ में रह के रिलेशनशिप में नहीं रह पाते हैं. एक साथ एक कंट्री में, एक स्टेट में रहकर नहीं रह पाते. लॉन्ग डिस्टेंस तो मोस्टली टूट ही जाता है. कुछ भी हो जाए नहीं टिक पाता है. आपने लॉन्ग डिस्टेंस अफेयर भी किया और लॉन्ग डिस्टेंस शादी में भी हैं आप. तो आप प्लीज लोगों को इस बारे में जागृत कीजिए, बताइए. आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, व्हाट इज द की टू दिस सक्सेस? यू हैव टू लेट पीपल नो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या तो सी, जब एक पॉइंट तो कभी आता है कि आपको एक रियलाइजेशन होता है कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, राइट. तो एक वो बेसिक चीज है, राइट. सेकंड चीज जो मैं ढूंढता हूँ रिलेशनशिप में, और जो मेरे गाइड हैं दादाश्री जी, तो वो भी उन्होंने, शी ऑल्सो शेयर्ड दिस एक्चुअली, एंड देन आई रियलाइज कि हाँ, दिस इज व्हाई आई एम एबल टू डू दिस. तो वन इज फ्रीडम. क्या आप अपने पार्टनर को फ्रीडम दे पाते हैं टू बी, for them to be themselves, who they are, right? Not dictate their choices, not dictate their decisions, right? तो दो व्यक्ति हैं तो दोनों का लाइफ का पाथ अलग होता ही है, मतलब वो चलता ही है. आप फोर्सफुली ऐसा ज्वाइन नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते. हाँ, तो फ्रीडम होना चाहिए. करेक्ट. सेकंड इज ओपन कम्युनिकेशन. तो ऑनेस्टी, कि आप क्या एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके चॉइसेस क्या हैं. तो वो कभी भी गैप नहीं होना चाहिए. तो ये हम दोनों के बीच में रहा है, और इसकी वजह से आई थिंक दिस इज हमारे लिए फाउंडेशन है.
एंड फ्रेंडशिप, तो बेस्ट relationship is friendship. Yes. So we are still friends. That's beautiful. हम दोनों को जो एक दूसरे को ट्रीट करते हैं as friends. That's beautiful. So I think that is why it has survived. But US और इंडिया का टाइमिंग पूरा रात और दिन का फर्क है. जी जी जी. जब वहां पर दिन होता है, यहाँ रात होती है. Correct. तो how did you manage that? हाँ, तो twice a day. जब evening और night opportunity मिलता है कि we can interact. Oh. Yeah. Great. Great. I hope this particular thought which you have said helps the youth to be connected and rooted to whatever relationship they connect to. Because it is very important. Divorces happen like this with the blink of an eye. कुछ समझ में नहीं आता है कि बड़ी बड़ी शादियां मैंने मिनटों में खत्म होते हुए देखी हैं, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च हुए शादी में और 2-3 महीने के बाद वो शादी खत्म हो जाती है. It's waste of money, time, energy, emotions, families, everybody gets disturbed. Correct. So this particular thing what you said, I hope it helps the youth. तो कई बार youth also they reach out कि how do I know कि this is the right person for me. Yes. तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको यही फिगर आउट करना है, क्या आप फ्रीडम अनुभव कर पा रहे हैं उस इंटरेक्शन में. और फ्रीडम आप दे इज बोथ वेज ना. आपको फ्रीडम देना भी है और अनुभव भी करना है. करेक्ट. और आर यू एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली. करेक्ट. राइट. तो एक प्रैक्टिकल चीज है जो यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मिलने गए हैं, राइट, और आप अपनी तरफ से अपने कुछ ओपिनियंस या कुछ आइडियोलॉजी शेयर करिए, राइट. फिर आप ऑब्जर्व करिए कि सामने वाला व्यक्ति उससे कैसे रिस्पॉन्ड करता है. क्या वो उनको एक्सेप्ट करता है या उनका काउंटर करता है या आपके चेंज करने की कोशिश करता है, राइट. तो बहुत इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा कि डज द अदर पर्सन अलाउ फ्रीडम. वो छोटे से कन्वर्सेशन में समझ में आएगा. वो आपको पहले कॉन्वर्सेशन में पता चल जाएगा कि फ्रीडम मिलेगा कि नहीं इन दिस इंटरेक्शन. करेक्ट. और वो एक बात मैंने मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस में बताती हूँ कि अगर वो जो पहली मुलाकात है और वो जो पहला समय है, उसमें एक पर्टिकुलर चीज जो आप कह रहे हैं, आपने जैसे कहा कि उसमें समझ में आएगा, वो जैसे हुआ वो ही चीज इन अ बड़े फॉर्म में वो होती रहेगी. वो कभी दिन में, कभी साल में, कभी जिंदगी में, सिचुएशन में, वो इट विल कीप रिपीटिंग and it will keep becoming bigger. It is not going to go away. अगर मैंने छोटे से चीज में आपके साथ में वो रिएक्ट किया, वो मेरा रिएक्शन बड़ा होता जाएगा, लाउड होता जाएगा, जैसे जैसे आप मेरे कंट्रोल में आएंगे. करेक्ट. वो जाएगा नहीं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो छोटे में समझ जाना चाहिए. करेक्ट. ये नहीं या ये है. So it's they say ना, you get blinded by love. Yes. तो शुरू में वो एक फेज आता है ना कि you are so attracted or infatuated with somebody, but at some point you'll have to step back. हाँ, देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है इंटरेक्शन, राइट. एंड क्योंकि बाद में ये जो फेज है ना, जो इन्फैचुएशन, वो तो चला जाएगा. उसका साइंस भी है, कुछ महीने बाद वो चला जाता है. एंड क्या साइंस है? आई थिंक 2 साल. तो 2 साल का पीरियड है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं व्हेन यू गेट इन्फैचुएटेड. वो केमिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं आफ्टर 2 years. वो बनते नहीं है. ओके. हाँ, तो जो कांस्टेंट फीलिंग और जो पैशन, लव वगैरह, तो दैट इज नॉट देयर. Okay. So people expect, और उनका शायद रहता है एक्सपेक्टेशन कि now that I found the one, कि मेरा जो फीलिंग होगा will be like wow every day, right? ऐसा नहीं है. The foundation is friendship only. Are you still able to interact as friends? Okay. Are you still able to give space to each other? Okay. So that is only will help you experience love. And how do you like scientifically keep this engagement and this connection strong? स्पिरिचुअली तो हम करते ही हैं, बट साइंटिफिकली हाउ डू यू डू दैट? आपकी तरफ से देयर शुड बी इंटेंशन एंड एफर्ट टू एंगेज, राइट. तो आपको जो कोशिश करनी है, हाउ कैन आई स्पेंड टाइम विद क्वालिटी टाइम, राइट. तो कैसे भी करके, एंड जब वो क्वालिटी टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं उसमें? डू यू स्पेंड इट इन आर्ग्यूमेंट कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मेरे एक्सपेक्टेशन थे, और एक्चुअली स्पेंड दैट टाइम. तो दैट इज व्हाट विल कीप पीपल एंगेज्ड और विल कीप
द रिलेशनशिप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, राइट? तो इंटेंशनल एफर्ट जो रहता है, अगर आपको ना आप स्केड्यूल करिए चीज़ तो, राइट? अभी आई वाज वाचिंग अनदर वीडियो आल्सो, तो फ्रेंडशिप एज अ कॉन्सेप्ट की स्टडी हो रही है, तो लोग लीडरशिप के बारे में तो बहुत बताते हैं, सिखाते हैं, हाँ, पर फ्रेंडशिप के बारे में कोई सिखा नहीं रहा है। नहीं, करेक्ट। तो उसमें मैत्री, मैत्री, राइट, कोई सिखा नहीं रहा है। फॉर्चुनेटली हम सीख रहे हैं बिकॉज ऑफ मैत्री बहुत परिवार। तो उसमें ये सजेशन दिया था कि यू शुड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स विद योर फ्रेंड्स आल्सो। यस, राइट, दैट हैज टू बी प्रायोरिटाइज्ड। यस, तो अगर फ्राइडे इवनिंग आपका कुछ वर्क मीटिंग है, और वो पर आपका वो फ्रेंड के साथ मीटिंग है, डोंट कैंसिल द फ्रेंड्स मीटिंग, कैंसिल द वर्क मीटिंग। करेक्ट importance has to be given. Correct. Yes, so same way, so you treat your relationship also as friendship, right? Yes, तो आपको वो उतना समय देना होगा। करेक्ट, डोंट अज्यूम कि चलेगा, समझ जाएगी, सब वर्कआउट हो जाएगा। that's the first mistake. Correct. And something more? No, I think this is इतना ही follow करेंगे तो this is a lot. Okay. Nice. So you said you have built your new company. Yes. So what is the company? What does it do? Yeah. So the brand name is Clues. CLUES. Okay. So it's a short form for a lot of things. So one of the full forms is the training module itself. Okay. It's called Connect, Listen, Explore Objections, Uncover Need and Solve. तो जो selling skills होता है, it's like इस sequence में हम सिखाते हैं कि कैसे how do you talk about technology or a product. Nice name, by the way, Clues. This also I cannot claim कि मेरा है. It was inspired from a friend of mine. तो उन्होंने मुझे ये idea दिया था. Then I built on it. तो जो core है जो कंपनी का, इट इज सेल्सफोर्स इफेक्टिवनेस। तो अगर आप कॉर्पोरेट में जाके बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बारे में या प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो जो टर्म कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं, इट इज सेल्सफोर्स इफेक्टिवनेस, कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया है अपनी सेल्स टीम में, तो एट द एंड ऑफ द रिटर्न कितना आ रहा है, राइट? दैट इज ऑलवेज द एजेंडा, दैट इज इन फ्रंट. Correct. Rest everything is behind. Yeah. So whatever I do is to help increase the sales force effectiveness. तो अभी जो भी मैंने सीखा है, जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, बाकी जो प्रोफेशनल जर्नी है, तो उसके सारे एलिमेंट्स मैंने कोशिश की इसमें कंबाइन करने के लिए। तो इसमें एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, which is about emotional intelligence. तो मोस्टली emotional intelligence, I like this. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग इतना एआई के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ईआई को फोकस ही नहीं करते हैं. सो या व्हाट यू आर सेइंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? हाँ, तो करंटली जो ट्रेनिंग्स हैं देखते हैं आप, तो मोस्टली टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं. तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक वगैरह पे सिखाते हैं. और पर अगर आप एक व्यक्ति को देखते हैं, तो व्यक्ति खाली माइंड नहीं है, बॉडी भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ लेके वो काम के लिए आते हैं. ऐसा नहीं कि मैं अपना इमोशंस घर पे रख के आ जाऊंगा. तो टू बी फुली इफेक्टिव यू हैव टू बी फुली अलाइंड, कि आपका बॉडी, आपका माइंड, आपके इमोशंस सब आपके जो काम है उसके लिए अलाइंड है, राइट? एवरीथिंग इज सपोर्टिंग जो आपको करना है. करेक्ट. तो उसके लिए खाली आप टेक्निकल ट्रेनिंग करेंगे तो नहीं होगा. तो कहीं पे तो आपको माइंड को एड्रेस करना पड़ेगा, इमोशंस को एड्रेस करना पड़ेगा. ये भी समझना पड़ेगा कि जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं. यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन्स शूज. करेक्ट. थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो ये सारे एलिमेंट्स गेट एडेड तो इन द ट्रेनिंग. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड अभी तक फॉर्चुनेटली ठीक चल रहा है. This is the first year. Okay. Nice. It is interesting and it is so important. Because everything is, मैंने वैसे ही जैसे शुरुआत की कि हमको जीवन में सारी चीज़ें बचपन से लेके बड़े होने तक माँ बाप और टीचर सब कुछ सिखाते हैं कि सोसाइटी, पर हमको ये नहीं पता होता है कि हम क्या हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं और उसी चीज को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी मैं आम का पेड़ हूं
और आप मेरे पास से वो पेरू एक्सपेक्ट करेंगे या कुछ और अलग चीज एक्सपेक्ट करेंगे, पपाया है, एनी अदर फ्रूट, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट फ्रूट. या सपोज इन केस some other kind of necessity which comes out of the tree, तो वो नहीं होगा. So once I know that I am mango tree, then I will be able to flourish properly and give right kind of a mango. Correct. So that is very important. जी जी. And that's what you are doing for people and for the companies. जी. So that's very beautiful. Thank you so much. That's very beautiful. We spoke about मैत्री दादाश्री जी. हमने शुरू भी वैसे ही किया मैत्री बोध परिवार से. मेरे जीवन में भी मैत्री दादाश्री जी का बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत मार्गदर्शन रहा है. एंड आफ्टर मीटिंग हिम माई लाइफ फुल डायरेक्शन हैज़ चेंज्ड. मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है. तो आपको लगता है कि दादा से मिलने के बाद आपके जीवन में इस तरीके का बदलाव आया है? डेफिनेटली हाँ. तो जिस तरह का व्यक्ति मैं था पहले और इस वक्त जो व्यक्ति हूँ बहुत फर्क है जी. तो अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिले होते जी तो यू वुड हैव सीन मी एज अ टिपिकल सर्जन. ओके. तो एरोगेंट, बहुत ईगो होता है कि मुझे ज्यादा आता है, मैं सब जानता हूँ, आई एम सुपीरियर. तो वो सब लेके आप चलते हैं जी. पर अभी वो काफी हद तक नहीं है. तो वो जो आइडेंटिटी मेरा था 10 साल पहले, अभी वो आइडेंटिटी मैं कैरी नहीं करता हूँ. तो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है और बहुत फ्रीडम भी है. तो लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि जब ये सब वो कैरी करते हैं कि मैं ये हूँ और मैं ऐसा करता हूँ एटसेट्रा, तो बोझ है एक बहुत बड़ा. तो अभी जो भी हुआ है मेरे साथ, करियर चेंज हुआ, फिर आध्यात्मिक जर्नी, द वे माय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज, तो मुझे कभी मौका नहीं मिलता डिफाइन करने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि चेंज होती रहती है चीजें. करेक्ट. तो बहुत फ्रीडम भी है कि कुछ फिक्स नहीं कर सकते आप, फिक्स नहीं करना भी नहीं है. तो एकदम फ्री फ्लोइंग है कि कल कुछ बदलाव आएगा तो यू जस्ट गो विद दैट, यू एडजस्ट विद दैट. तो आप को कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है जी. कि मैं ऐसा हूं तो मुझे भी ऐसा करना है, या मैंने ये अचीवमेंट किया है तो अभी ऐसा ही आगे जाएगा जी. तो उतना बोझ कैरी करने की जरूरत नहीं. तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा शिफ्ट है. That's beautiful. That's so simple and that's so beautiful and it's so important. आपके पेरेंट्स की लाइफ में आपके ये जो चेंजेस आए हैं आपके जीवन में, उसकी वजह से उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए होंगे नेचुरली. बिकॉज वॉट यू बिकम यू चेंज योर एम्बियंस. आपकी एम्बियंस आप पर इम्पैक्ट करती है और आप अपनी एम्बियंस पर इम्पैक्ट करते हैं. करेक्ट. तो आपके परिवार में कुछ बदलाव आए इस चीज की वजह से? हाँ, बहुत तरह के बदलाव आए. तो पहले तो अभी मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, राइट. अभी आप एज अ थर्ड पर्सन देखिए मेरी लाइफ जी. तो एज अ पेरेंट, राइट, किसी के पेरेंट के बेटे ने अपना करियर छोड़ दिया, करियर चेंज कर लिया. ठीक है, सर्जरी जा रहा था, सर्जरी छोड़ के कुछ और शुरू कर दिया. करेक्ट. फिर एक गाइड को फॉलो कर रहे हैं करेक्ट जीवन में, राइट. शादी की तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस चल रही है. तो एक पेरेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा. करेक्ट. राइट. एक माइंड, सेट माइंड जो होता है सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, तो उसके हिसाब से ठीक नहीं है. कुछ ठीक नहीं. तो बेसिकली उनके लिए शुरू में क्या था कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मैं खुश नहीं रहूंगा, राइट. तो मुझे भी कांस्टेंट स्ट्रगल रहा है कि टू स्टैंड अप टू माय डिसीजंस. करेक्ट. कि मुझे ये करना है. और इजी नहीं होता जब फैमिली से भी प्रेशर आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आपको ऐसा करना चाहिए. तो फिर वो एक मोल्ड से निकलना होता है कि नहीं, ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के लिए सही है तो मुझे करना है. तो डिसीजन के लिए भी आपको स्टैंड अप होना पड़ता है. तो वो कुछ एक था स्ट्रगल पीरियड की शुरू में कि ये सब जो चेंजेस आए. अभी रिसेंट चेंज, खुद की कंपनी शुरू कर रहा हूँ, राइट. जॉब इज सेफ ऑप्शन कि जॉब करेंगे स्टेडी इनकम आएगा, पर खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं तो वो भी एक थोड़ा चैलेंजिंग है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना कि अगर वो देख रहे हैं मेरी जीवन को, मेरे फादर, तो उनके लिए मुश्किल है ना कि मेरा बेटा ऐसे डिसीजन क्यों ले रहा है, राइट, जिनका कोई सेंस नहीं है. तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट अभी आई थिंक ही इज एक्सेप्टेड कि मेरा लाइफ ऐसे ही है
अनसर्टेनिटी पे बहुत ज्यादा। बट द थिंग इज ही सीज मी हैप्पी, तो कभी उन्होंने मुझे घर पे दुखी नहीं देखा है। करेक्ट, राइट, कि मैं खुश नहीं हूँ, रो रहा हूँ बैठ के, और मेरा नेचर भी नहीं है कि मैं बैठ के ऐसा कॉन्टेम्पलेट ज़्यादा करूँगा या सोचूंगा कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। तो बहुत नेचुरल फ्री फ्लो है, और बाय ग्रेस बोल सकते हैं। मेरा आई कैन नॉट, मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने किया है, कि एक लेवल का जो जॉय बोलते हैं वो रहता है, चाहे कुछ भी हो, और वो उनको दिखता है। राइट, तो फिर उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि ठीक है आपने जो भी डिसीजन लिया फिर भी खुशी है। तो ही इज ओके नाउ, ही इज सेटल्ड एंड ही इज हैप्पी नाउ फॉर देम, नाउ ही इज लिविंग आउट हिज लाइफ। तो आई एम आल्सो हैप्पी दैट ही इज डूइंग दैट। You mentioned YGPT in the conversation. जी। आप कुछ यूथ के बारे में बता रहे थे। Can you just little elaborate about it? YGPT क्या है और कैसे? 2013 में जब मैं करजत में गया था वो बोध के सेशन के लिए जी, तो उस बैच में काफी यूथ भी थे जी। तो उसके बाद फिर इट गॉट डिसाइडेड कि हम एक यूथ ग्रुप बनाते हैं। तो द नेम दैट वी डिसाइडेड वाज यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, YGPT। और उसका पर्पस दो थे। एक, यूथ को एम्पावर करना थ्रू गाइडेंस इन एनी वे, एंड सेकंड वाज सोशल वर्क। तो कम्युनिटी सर्विसेज, लोगों की हेल्प करना। तो इट कुड बी थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड डोनेशन, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो सकता था। तो ये दो अप्रोच हैं, इसके साथ ये ग्रुप बना था। तो वो अभी भी चल रहा है। तो हम तो लाइक अभी आई एम नॉट लॉन्गर यूथ, आई डोंट क्वालिफाई एज अ यूथ एनीमोर। तो अभी भी टीम है, सो दे टेक इट अहेड। तो दो में सेम फोकस है। एक तो यूथ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट थ्रू जो इंटरेक्शंस होते हैं, सेशंस होते हैं, और जो कम्युनिटी सर्विसेज के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो चल रहे हैं। तो इफ सपोज इन केस के अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको YGPT से कनेक्ट करना है जी, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा? करेक्ट, तो हमारे एक मेंबर्स हैं, तो एक फ़ोन नंबर है, वो उसको कॉल कर सकते हैं जी। हमारी वेबसाइट है मैत्री बोध की, तो मैत्री बोध पे YGPT का ही सेक्शन है। तो वहाँ पे भी एक फॉर्म भर के वो कनेक्ट कर सकते हैं दैट आई वांट टू जॉइन। तो दीज आर ऑल द वेज यू कैन जॉइन। ओके, नाइस। And there is one more section in Maitri Bodh Parivar, I think so, I Listen You. जी, right? जी। What is I Listen You? Okay, so I Listen You, तो उसमें I है and you है। Yes. Right, so yes. I is listening to you. Yeah. Right? तो ये एक listening service है जो मैत्री बोध परिवार ने शुरू की थी 2018 में। तो इसकी भी पूरी कहानी है। तो 2018 में हमारा एक ग्रुप था, तो हम आश्रम में थे करजत में, और हमें दादाश्री जी ने एक टास्क दिया कि ये सोच के बताइए कि अगर पूरी दुनिया में अगर किसी को कुछ सेवा करनी है या किसी को हेल्प करना है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इजीली सब कर सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं हर जगह। तो हमारे ग्रुप ने बहुत सोचा, तो सोचा, अलग अलग आइडियाज आए, फिर फाइनली उन्हें बताना पड़ा कि जो सिंपलेस्ट चीज आप कर सकते हो किसी के लिए, कि आप उनको सुन सकते हो करेक्ट पूरी तरीके से। और वो करने से सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ भावनाएं हैं, दर्द है, जो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो बोलने से ही उनकी बहुत मदद हो जाती है। करेक्ट। तो इसमें हम कुछ एडवाइस, ऐसा गाइडेंस नहीं देते, खाली जो हमारे ट्रेन्ड लिसनर्स रहते हैं, तो उनका जो रोल रहता है कि इंश्योर करना कि सामने वाले व्यक्ति बोल पाए, कि जितना अंदर से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना बता सकते हैं, तो उनका वो हिसाब से ट्रेनिंग रहता है। और दूसरा जो है, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि शांति का अनुभव कैसे करें। तो जो हमारे लिसनर्स हैं जब सुनते हैं जी, तो उनके अंदर शांति होती है। अच्छा। तो उनके खुद के थॉट्स, खुद के भावनाएं, इमोशंस वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो जो सामने से आ रहा है तो उसको वैसे ही वो पूरा एक्सेप्ट करते हैं और वो डिसॉल्व हो जाता है। ओके।
तो एक बहुत ब्यूटीफुल ये सर्विस है, फ्री है, तो कोई भी इसमें साइन अप कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेंजर से बात करने में ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू फैमिली मेंबर्स। तो काफ़ी जजमेंट होते हैं कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कैसे बताऊं। तो स्ट्रेंजर से बात करना कभी कभी आसान हो जाता है। करेक्ट। तो ये बहुत ईजी है। इसको ऑनलाइन वेबसाइट है हमारा www.ilistenyou.com। तो वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हैं और आपके लिए एक लिसनर असाइन किया जाएगा। That's so nice and that is so important today's time। जिस तरीके से हम सुन रहे हैं बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में बहुत सारे सुसाइड केसेस और डिप्रेशन कॉन्स्टेंटली इज गोइंग ऑन। इवन बहुत सारे एक्टर्स ने भी सामने अपफ्रंट आकर अग्री किया है कि हमारी लाइफ में भी डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि नेम फेम सब कुछ मिल गया तो डिप्रेशन नहीं होगा। वो अंडरलाइन करंट लाइक इट इज देयर इन द थॉट प्रोसेस और हम कभी उसको एड्रेस नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसा महसूस हो रहा है। और अगर हम चीज को एक्नॉलेज कर लें तो ये जो आई लिसन यू जो है, दादा ने जो प्रोग्राम बनाया है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प ऑल दीज पीपल, ऑल द पेशेंट्स। That's very beautiful. So personally मैंने भी एक्सपीरियंस किया है तो I can vouch for it. आपने भी मतलब किसी के साथ में बात की है? हाँ, मैं तो करता रहता हूँ। नहीं वो नहीं, मतलब वैसे नहीं, मतलब like not being like you have been on the other side of I listen you. Correct. किसी और को आपने कॉल करके अपना जो भी था वो बताया है, स्ट्रेस। नाइस। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, तो ऐसी क्या होता है ना कि आप जब अपने अंदर कुछ कैरी करते हैं तो कई बार आपको लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पाएगा या जो मैं बताऊंगा वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग उसको जज करेंगे। पर जैसे एक आप सबको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो जैसे ही आप एक्सप्रेस करते हैं ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, तो उसके साथ फ्रीडम बहुत आता है कि अपलिफ्टिंग। स्पेशली सामने वाला लिसनर है, शुड बी ट्रेन्ड इनफ कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा जजमेंट इनपुट नहीं आ रहा है। तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप खुल के बता पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप बता रहे हैं किसी को तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है कि आप ये सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे थे, आपके साथ आपने कुछ रिएक्ट किया तो वो रिएक्शन कहाँ से आया, तो अगर आपको कुछ ठीक करना है तो कैसे करना है, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। तो हम आई तो एडवाइज अ लॉट ऑफ पीपल कि आप प्लीज इसको एक्सपेरिमेंट करिए। तो एक्सप्रेशन का जो पावर है बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, दैट्स ब्यूटिफुल। Even I have gone through a lot of phases and bubbles of depression in my life. But that time मेरे पास दादा नहीं थे, अब मेरे पास दादा हैं, तो सिचुएशन अलग है। मेरे पास डिवाइन लाइट है, तो मैं बात करती हूँ। मैंने एक बार स्मिता जी के साथ में जब मैं पॉडकास्ट में बात करी तभी डिवाइन लाइट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पर ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं मैत्रीबोध परिवार के, ये इस पर रोशनी नहीं आई थी। तो आज ये नया इट्स अ न्यू रे ऑफ लाइफ, a new way of life जो लोगों को मिलेगा, दिखेगा। मैं इसके ये पॉडकास्ट के साथ में बहुत सारी लिंक्स भी शेयर करूंगी ताकि लोग कनेक्ट कर पाएं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।